नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनोज है। टारगेट एग्जाम विधि चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग जीके और साइंस के 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा, ऐसा प्रावधान किया गया है? तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 129 है, इसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा, ऐसा वर्णित है। दोस्तों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 79 राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी की नियुक्ति का प्रावधान करता है। भारत के जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो हैं, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होगी, ऐसा प्रावधान अनुच्छेद 79 में है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 64 में उपराष्ट्रपति को राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष बताता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा, यह अनुच्छेद 64 में है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 110 धन विधेयक को परिभाषित करता है। धन विधेयक को परिभाषित करता है। एक बार इसको और देखेंगे। सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, ऐसा वर्णन अनुच्छेद 129 में है। अनुच्छेद 79 में राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी की नियुक्ति का प्रावधान है। अनुच्छेद 64 में उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा, ऐसा वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी? तो भारतीय संविधान का जो में 9वीं अनुसूची है, प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़ी गई थी। ऑप्शन आपका ए वाला सही होगा। 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 में आया था। इसके अंतर्गत सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। सिक्किम पूर्ण राज्य बना था। उस समय जो है 22वां राज्य बना था। 55वां संविधान संशोधन अधिनियम 1986 में आया था, जिसके अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश को भारतीय राज्य बनाया गया था। अरुणाचल प्रदेश को भारतीय राज्य 55वां संविधान संशोधन अधिनियम 1986 के अंतर्गत बनाया गया। और 100वां संविधान अनुसंधान निकला। 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 में आया, जो भारत और बांग्लादेश के मध्य भूमि हस्तांतरण से संबंधित है। हस्तांतरण से संबंधित है। एक बार और देखेंगे। प्रथम संविधान संशोधन 1951 के अंतर्गत भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। 36वां संविधान संशोधन 1975 के अंतर्गत सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना था। 55वां संविधान संशोधन 1986 के अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश भारत का राज्य बना। 100वां संविधान संशोधन 2015 भारत और बांग्लादेश के मध्य भूमि हस्तांतरण से संबंधित है। तीसरा प्रश्न है, डांफा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? दोस्तों, डांफा वन्यजीव अभ्यारण्य आपका मिजोरम में स्थित है। ऑप्शन आपका डी वाला सही होगा। मणिपुर में कीबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है। कीबुल लामजाओ नेशनल पार्क आपका, कीबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क आपका मणिपुर में है। मेघालय में नोंगर वाइलम वन्यजीव अभ्यारण्य है। नोंगर वाइलम वन्य जीव अभ्यारण्य आपका मेघालय में है। और कर्नाटक में बहुत पूछा जाता है, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान आपका कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। परमहंस मंडली की स्थापना किसने की थी? दोस्तों, परमहंस मंडली की स्थापना 1840 में गोपाल हरि देशमुख द्वारा की गई थी। ठीक है, इसे याद रखिएगा आप लोग। ऑप्शन इसमें आपका है तीसरा ऑप्शन सही है। राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा का गठन किया था। आत्मीय सभा की स्थापना इन्होंने 1815 में की थी, इसे याद रखिएगा। उसके बाद में हेनरी लुई विवियन डिरोजियो द्वारा 1826 में युवा बंगाल आंदोलन प्रारंभ किया गया था। युवा बंगाल आंदोलन 1826 में हेनरी लुई विवियन डिरोजियो द्वारा प्रारंभ किया गया था। सर सैयद अहमद खान ने साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की थी, इसे याद रखिएगा। साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने की थी 1864 में। यदि सन पूछता है तो बताइएगा। सुमात्रा जो कि इंडोनेशिया में है, सुमात्रा व निकोबार के मध्य में कौन सा चैनल स्थित है? तो जो ग्रैंड चैनल है सुमात्रा और निकोबार के मध्य स्थित है। 8 डिग्री चैनल दोस्तों आपका मालदीव और मिनुकाई के मध्य स्थित है।
मालदीव और मिनिकॉय के मध्य 8 डिग्री चैनल है। और यदि कवरत्ती और मिनिकॉय के मध्य की बात करेगा तो यह 9 डिग्री चैनल है। 9 डिग्री चैनल आपका कवरत्ती और मिनिकॉय के मध्य स्थित है। और छोटा अंडमान, जो कि एग्जाम में भी बहुत पूछता है, छोटा अंडमान हुआ कार निकोबार के मध्य 10 डिग्री चैनल है। इसको एक बार और देखेंगे। सुमात्रा और निकोबार के मध्य आपका ग्रैंड चैनल है, ऑप्शन आपका डी वाला सही होगा। मालदीव और मिनिकॉय के मध्य 8 डिग्री चैनल है। कवरत्ती और मिनिकॉय के मध्य 9 डिग्री चैनल है। छोटा अंडमान और निकोबार के मध्य 10 डिग्री चैनल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। छठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से लूनी नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? दोस्तों, लूनी नदी का उद्गम स्थान नाग पहाड़ियों से होता है, जो कि अजमेर में स्थित है। काकरी बरडी पहाड़ी से, जो कि इंदौर में स्थित है, छिप्रा नदी निकलती है, छिप्रा नदी। और अमरकंटक पहाड़ी अनूपपुर, जो कि मध्य प्रदेश का जिला है, यहाँ से सोन नदी निकलती है, सोन नदी निकलती है। बैराठ की पहाड़ी जयपुर में स्थित है, यहाँ से बाणगंगा नदी निकलती है। एक बार और मैं बता दूंगा आपको, नाग पहाड़ियों अजमेर से लूनी नदी निकलती है। काकरी बरडी पहाड़ी इंदौर में स्थित है, जो जहाँ से छिप्रा नदी निकलती है। अमरकंटक की पहाड़ियों से सोन नदी का उद्गम है। बैराठ की पहाड़ी से बाणगंगा का उद्गम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? दोस्तों, शिव समुद्रम जलप्रपात आपका कावेरी नदी पर स्थित है, ऑप्शन आपका ए वाला सही होगा। गोकक नदी पर गोकक जलप्रपात स्थित है, गोकक जलप्रपात गोकक नदी पर स्थित है। नीलगिरी क्षेत्र में हमारा पायकारा जलप्रपात स्थित है, पायकारा जलप्रपात। और चंबल नदी पर दोस्तों पुनासा जलप्रपात स्थित है। एक बार और बताता हूं मैं आपको, कावेरी नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात स्थित है, ठीक। गोकक नदी पर गोकक झरना स्थित है। नीलगिरी क्षेत्र पर पायकारा जलप्रपात स्थित है। चंबल नदी पर पुनासा जलप्रपात स्थित है। 8वां प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में राजभाषा का उल्लेख किया गया? हाँ, भारतीय संविधान के किस भाग में राजभाषा संबंधी उल्लेख किया गया है? तो दोस्तों, भारतीय संविधान का जो भाग 17 है, इसमें राजभाषा का उल्लेख अनुच्छेद 343 से लेकर के 351 के मध्य किया गया है। भाग 18 में आप लोगों को मैंने बताया था कि आपातकालीन उपबंध का वर्णन किया गया है, अनुच्छेद 352 से 360 के मध्य। इसको मैं डिटेल से आगे बताऊंगा। भाग 9 में पंचायतों का प्रावधान है, पंचायतों का प्रावधान है, जो कि अनुच्छेद 343 योम उसके उपखंड में वर्णित हैं। 343 और उनके उपखंडों में पंचायतों का वर्णन किया गया है। भाग 20 में आपका दोस्तों, भाग 20 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। यह दक्षिण अफ्रीका से लिए गए थे, आपको पता होगा, और यह 368 अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ऑप्शन आपका डी वाला सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन ऑक्सिन हार्मोन की उपस्थिति में कोशिका विभाजन व विकास में मदद करता है? तो ऑक्सिन की उपस्थिति में कोशिका विभाजन और विकास में मदद करने वाला हार्मोन साइटोकाइनिन है, ऑप्शन आपका बी वाला सही होगा। फ्लोरीजेंस फूल खिलाने वाला हार्मोन है, फूल खिलाने में मदद करता है, इसे फूल खिलाने वाला हार्मोन भी कहते हैं। ट्राउमेटिन पौधों के जख्म भरने में मददगार होता है, पौधों के जख्म भरने में ट्राउमेटिन बहुत सहायक होता है। और बौने पौधों को लंबा करने में, बौने पौधों को लंबा करने में जिब्रेलिन्स हार्मोन बहुत सहायक होता है। एक बार और देखेंगे। कोशिका विभाजन और विकास में मददगार साइटोकाइनिन है। फ्लोरीजेंस फूल खिलाने वाला हार्मोन है। ट्राउमेटिन पौधों के जख्म भरने वाला हार्मोन है। और जिब्रेलिन्स बौने पौधों को लंबा करने में सहायक होता है। 10वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस विटामिन का रासायनिक नाम बायोटिन है? दोस्तों, बायोटिन विटामिन 7 का रासायनिक नाम है, ऑप्शन आपका डी वाला सही होगा। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है, ठीक। और विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल होता है। और विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन होता है। इसको एक बार और देखेंगे। बायोटिन विटामिन 7 का रासायनिक नाम होता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल, और विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 11वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत मकड़ों का अध्ययन किया जाता है? तो मकड़ों का जो अध्ययन है विज्ञान की, एक सेकंड दोस्तों, हाँ, एरेनियोलॉजी के अंतर्गत मकड़ों का अध्ययन किया जाता है, ऑप्शन आपका डी वाला सही होगा। कैलोलॉजी दोस्तों, कैलोलॉजी आपका
मानव के सौंदर्य से संबंधित अध्ययन करता है। ठीक है, और जो आपका न्यूरोलॉजी है ये सपनों का अध्ययन करता है। हिप्नोलॉजी नींद का अध्ययन करता है। इसको एक बार और हम लोग देखेंगे। जैसे मकड़ों का अध्ययन जो है एरेनियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है और न्यूरोलॉजी के अंतर्गत सपनों का अध्ययन किया जाता है। और कैलोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जो मानव के सौंदर्य का अध्ययन करती है और हिप्नोलॉजी नींद का अध्ययन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 12वां प्रश्न है, किस वर्ष भारत के प्रशासन को महारानी की उद्घोषणा के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर के ब्रिटिश सम्राट के हाथों में सौंप दिया गया था? तो जो भारत शासन अधिनियम 1858 आया था, तो उसके तहत भारत का शासन कंपनी से लेकर सीधा ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया था। ऑप्शन आपका बी वाला सही होगा, भारत शासन अधिनियम 1858। दोस्तों मैं और बताना चाहूंगा यहाँ पर कि जब भारत शासन अधिनियम 1858 आया तो उस समय भारत के प्रशासन हेतु ब्रिटिश मंत्रिमंडल में एक सदस्य की नियुक्ति हुई। उसे जो है भारत के राज्य सचिव या सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया के रूप में नियुक्त किया गया था और भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदल करके वायसरॉय कर दिया गया था। तो 1858 में जो अंतिम गवर्नर जनरल थे वह लॉर्ड कैनिंग थे, लॉर्ड कैनिंग, और यही जो है प्रथम वायसराय भी बनते हैं, तो इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस कमरे के तापमान पर, इसे ध्यान में रखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी गैस कमरे के तापमान पर पानी में सर्वाधिक घुलनशील होती है? दोस्तों अमोनिया जो गैस होती है वह कमरे के तापमान पर पानी में सर्वाधिक मात्रा में घुलनशील होती है, तो ऑप्शन आपका सी वाला सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर का, हाइड्रोजन गैस के खोजकर्ता कौन थे? तो जो हाइड्रोजन गैस के खोजकर्ता हेनरी कैवेंडिश थे। ऑप्शन आपका ए वाला सही होगा। 1766 में इन्होंने गैस को खोजा था, हाइड्रोजन गैस को। लेकिन यदि नामकरण की बात करेगा, नामकरण की, तो 1833 में इसका नामकरण लेवेसिये ने किया था, लेवेसिये द्वारा इसका हाइड्रोजन का नामकरण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अनटचेबल पुस्तक के लेखक कौन है? तो अनटचेबल पुस्तक के लेखक मुल्कराज आनंद जी हैं। ऑप्शन आपका डी वाला सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में आईपीओ का विस्तृत रूप क्या होता है? तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो आईपीओ जारी किया जाता है इसका फुल फॉर्म होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ऑप्शन डी सही होगा। अकबर द्वारा बनाया गया बुलंद दरवाजा किस शहर में स्थित है? तो आप लोगों को मैं पहले बता देता हूं कि बुलंद दरवाजा बना क्यों था। गुजरात विजय के बाद अकबर ने स्मृति स्वरूप यादगार के रूप में जो है फतेहपुर सीकरी में जामा मस्जिद स्थित है, जामा मस्जिद यह कहाँ स्थित है? तो फतेहपुर सीकरी में स्थित है। तो इसी के जो दक्षिण द्वार है वहां पर जो है बुलंद दरवाजा 134 फीट ऊंचा इसने बनवाया था गुजरात विजय के बाद में। ठीक है, तो ऑप्शन आपका सी वाला सही होगा कि अकबर ने गुजरात विजय के बाद में स्मृति स्वरूप फतेहपुर सीकरी के जामा मस्जिद के दक्षिण द्वार पर 134 फुट ऊंचा जो है बुलंद दरवाजा बनवाया था। ऑप्शन आपका सी वाला सही। नेक्स्ट क्वेश्चन 18वां प्रश्न है, मेसेटा पठार कहां पर स्थित है? दोस्तों मेसेटा पठार स्पेन में स्थित है। ऑप्शन आपका सी वाला सही है, स्पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, बैरोमीटर की रीडिंग में अचानक गिरावट का तात्पर्य क्या है? दोस्तों बैरोमीटर की रीडिंग यदि अचानक से नीचे गिरती है तो तूफान, आंधी तूफान आने की जो है संकेत बनते हैं। ऑप्शन आपका ए वाला सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी भारतीय राज्य के सबसे लंबे समय तक सेवा में रहने वाले राज्यपाल कौन से हैं? तो पहली बात तो जो है जो सबसे लंबे समय तक सेवा में थी वह थी पद्मजा नायडू जी। इन्होंने जो है 3 नवंबर 1956 को अपना पद ग्रहण किया था और यह 1 जून 1967 तक अपने पद पर बनी रही थी और यह जो है वेस्ट बंगाल की गवर्नर थी, राज्यपाल थी। ऑप्शन आपका बी वाला सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों 21वां प्रश्न आ गया, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में सर्वाधिक दालों का उत्पादन होता है? तो जो सर्वाधिक दालें हैं दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि मध्य प्रदेश में उत्पादित होती हैं। ऑप्शन आपका बी वाला सही होगा। उत्तर प्रदेश के संबंध में दोस्तों जैसे गेहूं सर्वाधिक उत्पादित होता है, गन्ना सर्वाधिक उत्पादित होता है, आप लोगों को पता होगा। केरल में दोस्तों मसालों का उत्पादन सर्वाधिक होता है,
मसालों का उत्पादन सर्वाधिक होता है। कर्नाटक में आपका मक्का का उत्पादन होता है सबसे ज़्यादा मात्रा में। छत्तीसगढ़ को आप लोग जानते हैं, छत्तीसगढ़, यह चावल का कटोरा कहा जाता है। चावल का कटोरा इसलिए नहीं कहा जाता है कि यहाँ पर जो है सर्वाधिक उत्पादन होता है, यहाँ सर्वाधिक सर्वाधिक धान की किस्में या चावल की किस्में पाई जाती हैं, इसलिए जो है इसे चावल का कटोरा कहा जाता है। यदि बात करें रोटी की टोकरी किसे कहा जाता है, तो रोटी की टोकरी पंजाब को कहा जाता है। रोटी की टोकरी पंजाब को कहा जाता है। एक एग्जाम में पूछता है कि अंडे की टोकरी किसे कहते हैं, अंडे की टोकरी, अंडे की टोकरी आंध्र प्रदेश को कहते हैं। तो इस तरह के एग्जाम में सवाल पूछे जा सकते हैं, आप लोग याद कर लीजिएगा दोस्तों। जूट का सर्वाधिक उत्पादन वेस्ट बंगाल में होता है, वेस्ट बंगाल में सर्वाधिक उत्पादन जूट का होता है। तो दोस्तों इसी तरह के प्रश्न में मैं लेकर के आता रहूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।